हाय डियर व्यूअर्स, आई शिवानी अग्रवाल वेलकम यू ऑल इन गेटवे क्लासेस। आज के इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू प्रेजेंट यूनिट 2 ऑफ टेक्निकल स्किल्स। वन शॉट वीडियो है और हम अगर बात करें तो यूनिट 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 1 मैंने बताया था आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस साइमल्टेनियसली यूनिट 2 भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम इसमें बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में यहाँ पर आना संभावित है और कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे। इसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी सारे बन रहे हैं, तो विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम लेट अस स्टार्ट द वीडियो। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा बहुत अच्छे से देखिएगा, दैन ओनली यू विल गेट टू नो कि विच क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस एंड विच वन आर पॉसिबली बीन आस्क्ड इन द सेक्शन ए। तो व्हाट इज़ रिपोर्ट? अगर हम व्हाट इज़ रिपोर्ट की बात करें तो 2 मार्क्स में बड़ा अच्छा क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। और रिपोर्ट वर्ड जो है दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन एक्सप्रेशन दैट इज़ रिपोर्टारे। रिपोर्टारे का बात करें तो रिपोर्टारे का मतलब होता है टू कैरी बैक, किसी भी घटना को कैरी बैक करना, कैरी फॉरवर्ड करना, कैरी बैक करना सॉरी। रिपोर्ट इज़ समथिंग टू गिव एन अकाउंट। अकाउंट का मतलब एक इसमें लेखा जोखा होता है, एक पार्टिकुलर्स होते हैं किसके बारे में, ऑफ समथिंग हर्ड, जो भी कुछ हमने सुना है, समथिंग सीन, जो भी कुछ हमने देखा है, एंड वट एवर वी हैव डन, समथिंग डन, जो भी कुछ हमने करा है। तो रिपोर्ट कुछ इस तरह का है जिसमें हमें एक अकाउंट देना होता है। किसके बारे में अकाउंट देना होता है? ऑफ समथिंग हर्ड, समथिंग सीन एंड समथिंग डन। कुछ जो हमने सुना है, वट एवर वी हैव हर्ड, वट एवर वी हैव सीन एंड वट एवर वी हैव डन, इसके बारे में एक पर्टिकुलर या अकाउंट देना होता है। रिपोर्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दैट ए प्रोफेशनल नीड्स टू प्रिपेयर फॉर द स्मूथ कंडक्शन ऑफ हिज डे टू डे एक्टिविटीज़। कोई भी प्रोफेशनल अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को स्मूथली कंडक्ट कर सके उसके लिए उसको रिपोर्ट बनानी ही पड़ती हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि रिपोर्ट पास इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। रिपोर्ट का रोल क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है, नीड क्या है? दीज डॉक्यूमेंट्स पास इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन from person to person, department to department, interdepartmentally and inter-organizational और intra-organizational level पर। These are a systematic and sequential document to record important information। किसी भी important information को रिकॉर्ड करने के लिए, दर्ज करने के लिए ये एक बहुत ही सिस्टमेटिक और सीक्वेंशियल डॉक्यूमेंट होते हैं जो फ्यूचर जनरेशन को पास ऑन हो सकते हैं फोर्थ कमिंग इवेंट्स के लिए, आने वाली घटनाओं के लिए। तो फोर्थ कमिंग इवेंट्स के लिए फ्यूचर जनरेशन को एक इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, आइडिया जनरेट कराने के लिए ये किसी भी इवेंट का सिस्टमेटिक और सीक्वेंशियल डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। अकॉर्डिंग टू C.A. ब्राउन ने कैसे डिफाइन करा है रिपोर्ट को? ए रिपोर्ट इज़ ए कम्युनिकेशन फ्रॉम समवन हु हैज़ सम इंफॉर्मेशन टू समवन हु वांट्स टू यूज़ सम इंफॉर्मेशन। तो रिपोर्ट एक कम्युनिकेशन है, किसी के जो कम्युनिकेशन किसी के द्वारा पास ऑन होता है जिसके पास कोई इन्फॉर्मेशन होती है और ये इन्फॉर्मेशन किसी और को पास करनी होती है जो इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना चाहता है। अकॉर्डिंग टू M.C. शुक्ला एंड S.S. गुलशन क्या उन्होंने डिफ़ाइन करा है, आइए देख लेते हैं। रिपोर्ट इज़ एनी रिटन और ओरल कम्युनिकेशन। रिपोर्ट कोई भी रिटन और इवन ओरल कम्युनिकेशन भी हो सकता है जिनमें अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड पर्पस ऑफ द रिपोर्ट की नेचर और पर्पस के अकॉर्डिंग रिपोर्टर को प्रेजेंट करना होता है। क्या प्रेजेंट करना होता है? कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स और नंबर ऑफ अल्टरनेटिव प्रपोजिशंस उसको प्रेजेंट करने होते हैं। स्टेट्स हिज कंक्लूज़न, अपने कंक्लूज़न को स्टेट करना होता है यानी कि कहना होता है, और अपने रिकमेंडेशन यानी कि अपनी जो सिफारिशें हैं वो प्रस्तुत करनी होती हैं। तो इसमें यहाँ पर 4 चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि कलेक्शन ऑफ फैक्ट एक तो वो प्रेजेंट करता है, अल्टरनेटिव प्रपोजिशंस यानी कि अल्टरनेट्स प्रेजेंट करता है, स्टेट करता है किसको? अपने कंक्लूजन्स को, और फाइनली अपने रिकमेंडेशन को सबमिट करता है। टू मूव अहेड, अगली डेफिनेशन है रोहिणी अग्रवाल की। रोहिणी अग्रवाल के अनुसार रिपोर्ट जो है वो ऑर्डरली और ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन है। 2 शब्द यहाँ पर कीवर्ड हैं, ऑर्डरली और ऑब्जेक्टिव। किस चीज़ की ऑर्डरली प्रेजेंटेशन है, ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन है? उस एक इन्फॉर्मेशन का दैट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो डिसीजन मेकिंग में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करने वाली है, उस इन्फॉर्मेशन का ऑर्डरली और ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन ही रिपोर्ट कहलाता है। तो इस तरह से ये डेफिनेशन आप देख लीजिएगा। इसमें से सबसे अच्छी डेफिनेशन ये वाली है एंड ये वाली भी आप देख सकते हैं। जो भी आपको इजी और अट्रैक्टिव लगे दैट यू मे यूज़ फॉर योर आंसर। अगला आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिपोर्ट। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एक अच्छी रिपोर्ट
क्या होना चाहिए, जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वालिटी है या कैरेक्टरिस्टिक है या फीचर है, वो क्या है कि एक गुड रिपोर्ट शुड बी ब्रीफ, प्रिसाइज एंड टू दी पॉइंट, अप टू द मार्क। एक अच्छी रिपोर्ट जो है वो अप टू द मार्क होनी चाहिए, टू दी पॉइंट होनी चाहिए, ब्रीफ होनी चाहिए और प्रिसाइज होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए। लैंग्वेज दैट वी आर गोइंग टू यूज़ इन द रिपोर्ट दैट शुड बी ईजी एंड कॉम्प्रीहेंसिबल इवन टू एन एवरेज काइंड ऑफ रीडर। कॉम्प्रीहेंसिबल का मतलब है अंडरस्टैंडेबल, तो समझने लायक होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए एवरेज काइंड ऑफ रीडर के लिए। रिपोर्ट फैक्चुअल होनी चाहिए, यानी वट एवर डाटा, स्टेटिस्टिक्स, फिगर्स दैट वी आर गोइंग टू फर्निश इन द रिपोर्ट वो प्रॉपरली एंड केयरफुली इन्वेस्टिगेटेड होने चाहिए। रिसर्चफुली इन्वेस्टिगेटेड होने चाहिए, रिसर्चफुली, प्रॉपरली, केयरफुली इन्वेस्टिगेटेड होने चाहिए जो भी डाटा हम लगा रहे हैं। अगला आता है रिपोर्ट शुड बी कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। रिपोर्ट अपने आप में हर तरीके से कंप्लीट होनी चाहिए। इनएक्यूरेट, इनकम्प्लीट और इररेलेवेंट डाटा फैक्ट जो हैं वो रिपोर्ट में प्रेजेंट नहीं करे जाने चाहिए। अगला आता है एक गुड रिपोर्ट शुड बी रीडर ओरिएंटेड। एक अच्छी रिपोर्ट जो है वो रीडर ओरिएंटेड होनी चाहिए, यानी कि रीडर की नीड्स, प्रायोरिटीज़ और रीडर की मेंटल लेवल या लैंग्वेज लेवल को ध्यान में रखकर ड्राफ्ट की जानी चाहिए। It should be prepared keeping in mind about the mental level of the receiver. आगे बढ़ते हैं। एक गुड रिपोर्ट शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट, तो ग्रामेटिकली भी करेक्ट होनी चाहिए और डाटा वाइज भी करेक्ट होनी चाहिए। अगला आता है एक गुड रिपोर्ट शुड कंटेन प्रॉपर एंड रेलिवेंट ग्राफ्स। एक अच्छी रिपोर्ट में रेलिवेंट ग्राफ्स, चार्ट्स, डायग्राम्स, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन और टेबल होनी चाहिए। इनके होने से क्या होता है, दीज थिंग्स मेक द रिपोर्ट प्रेजेंटेबल, नॉट ओनली प्रेजेंटेबल बट आल्सो ईजी एंड कॉम्प्रीहेंसिबल टू ग्रास्प। एक गुड रिपोर्ट शुड बी हाईली पर्पसिव, इसमें पर्पस होना चाहिए। दिस शुड बी डिजाइंड एंड स्ट्रक्चर्ड विद ए स्पेसिफिक एंड विद ए स्पेसिफिक पर्पस। एक गुड रिपोर्ट शुड बी एज क्लियर एज इज़ क्रिस्टल। एक अच्छी रिपोर्ट वही है जो क्लियर हो, इतनी क्लियर हो जैसे कि क्रिस्टल होता है। कोई भी हिडन मीनिंग और डबल मीनिंग नहीं होना चाहिए, कोई भी एब्सर्डिटी नहीं होनी चाहिए लैंग्वेज के पार्ट पर या किसी भी पार्ट पर। इट शुड बी अनबायस्ड एंड इम्पार्शियल। आप इसको बिल्कुल भी बायस होकर नहीं बनाएंगे, इंक्लाइनेशन आपका किसी एक पार्टी, पॉलिसी या एस्पेक्ट पर नहीं होना चाहिए, तो अनबायस्ड होनी चाहिए, इम्पार्शियल होनी चाहिए। इट शुड बी कन्विंसिंग इनफ दैट इट कैन अराउज द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर। इसको कुछ इस तरह से प्रिपेयर करा जाए कि ये बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग, हाईली कन्विंसिंग हो जाए, सो दैट इट कैन अराउज द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर। आगे आता है इफ़ रिकमेंडेशंस आर टू बी गिवन। अगर रिकमेंडेशंस देनी है तो राइटर अनप्रिजुडाइज्ड होना चाहिए। कंटेंट शुड बी प्रेजेंटेड इन क्लियर पैराग्राफ्स। जो भी कंटेंट आप दे रहे हैं वो क्लियर पैराग्राफ्स में होना चाहिए। अगर कंटेंट का आइडिया चेंज करना है तो यू हैव टू चेंज द पैराग्राफ आल्सो। अब आता है इम्पॉर्टेंस क्या है रिपोर्ट की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिपोर्ट। ये जो क्वेश्चन है मैं आपको फिर बता दूं, 10 मार्क्स में आना है और 10 मार्क्स में 2023 के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यानी कि रिपोर्ट पूरे की मैं बात कर रही हूँ, पूरा टॉपिक आप बहुत लेंथी ढंग से, पूरे प्रॉपर ढंग से, कंप्लीट वे में आप तैयार करिएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो रिपोर्ट्स हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। रिपोर्ट से डिसीजन मेकिंग में बड़ी हेल्प मिलती है। रिपोर्ट प्रोवाइड्स नेसेसरी फीडबैक प्रोवाइड कराती हैं। रिपोर्ट्स हेल्प टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोफेशनल्स। रिपोर्ट जो हैं वो पर्सनल्स की, यानी कि ऑफिसर्स की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने में काम आती हैं। पर्सनल्स का मतलब एम्प्लॉयज़ या एम्प्लॉयज़। रिपोर्ट्स हेल्प इन प्रिपेयरिंग स्ट्रैटेजी फॉर न्यू वेंचर्स। नए जो वेंचर हैं, नए जो उपक्रम हैं, यानी कि नए जो आइडियाज़, नया कोई भी काम करने जा रहे हैं, नए प्रोजेक्ट आप यहाँ लिख सकते हैं वेंचर्स की जगह। जो भी आप नए प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने जा रहे हैं उनके लिए एक स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करने में बहुत हेल्प करती हैं, रणनीति तैयार करने में बहुत हेल्प करती हैं। रिपोर्ट प्रोवाइड्स एक्यूरेट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन। जो भी इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में दी जाती है वो एक्यूरेट होती है और रिलायबल होती है, उसके भरोसे लायक। रिलायबल का मतलब है भरोसे लायक। रिपोर्ट हेल्प्स टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट इवेंट का रिकॉर्ड रखने में हेल्प करती हैं। रिपोर्ट इंस्पायर करती हैं और मोटिवेट करती हैं अपने रीडर्स को। रिपोर्ट
इंफॉर्मेशन देने में, परसुएशन करने में, इंस्ट्रक्शन देने में भी काम आती हैं. सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ रिपोर्ट. अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वैसे तो पूरा टॉपिक रिपोर्ट का आप तैयार करके जाइएगा, लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट की अगर बात करें तो दैट इज़ रियली प्रोमिनेंटली इम्पॉर्टेंट. स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट इज़ ट्राइफरकेटेड इनटू, मतलब ट्राइफरकेटेड का मतलब ही होता है 3 भागों में बांटना. तो 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, इसे ट्राइफरकेट किया जा सकता है. और वो 3 भाग कौन से हैं, आइए देख लेते हैं. सबसे पहला है फ्रंट मैटर, दूसरा है मेन बॉडी एंड लास्ट है बैक मैटर. अब आते हैं फ्रंट मैटर में क्या क्या होता है. फ्रंट मैटर की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ कवर पेज, टाइटल पेज, एक्नॉलेजमेंट, टेबल ऑफ कंटेंट एंड समरी. कवर पेज में क्या क्या होता है आइए देख लेते हैं. कवर पेज है ये. कवर पेज में होता है नेम ऑफ द राइटर, टाइटल ऑफ द रिपोर्ट, यहाँ पर टाइटल आता है, डेट ऑफ सबमिशन आता है, और नेम ऑफ द अथॉरिटी और पर्सनल और बॉडी टू होम द रिपोर्ट इज़ टू बी सबमिटेड. उस अथॉरिटी बॉडी का नाम यहाँ पर आता है, उसका डेजिग्नेशन जिसको कि आप रिपोर्ट सबमिट करने जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल रिपोर्ट इज़ सबमिटेड टू शिवानी अग्रवाल, और उसका डेजिग्नेशन असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड देन उसका आएगा क्या कहते हैं कॉलेज का नाम IIMT इंजीनियरिंग कॉलेज. अब आता है टाइटल पेज. टाइटल पेज भी कवर पेज से मिलता जुलता होता है. टाइटल पेज में जनरली क्या आता है, टाइटल, टॉपिक ऑफ द रिपोर्ट से ये स्टार्ट होता है, यहाँ पर आप बना भी सकते हैं. नेम ऑफ द रिपोर्ट राइटर होता है, डेट ऑफ सबमिशन आती है ऑन विच यू आर गोइंग टू सबमिट द रिपोर्ट, एंड फाइनली प्रोजेक्ट नंबर होता है इन केस इफ इट इज़ हैविंग लेंदी रिपोर्ट. अगर लेंदी रिपोर्ट है तो प्रोजेक्ट नंबर भी दिया जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लास में 42 स्टूडेंट्स हैं तो आपका प्रोजेक्ट नंबर आपको कौन सा मिला हुआ है. एक्नॉलेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आएगा आपका. व्हाट इज़ एक्नॉलेजमेंट. एक्चुअली होता क्या है, इन द ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट राइटर हैज़ टू टेक हेल्प फ्रॉम डिफरेंट पर्सनस. तो जो पर्सन, द पर्सनस हु हैव बीन हेल्पफुल ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट, उनके बारे में इसमें आपको लिखना होता है. एक्नॉलेजमेंट सेक्शन में उसको क्या लिखना होता है, नेम ऑफ द पर्सन हु हैव बीन हेल्पफुल टू हिम ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट, उनका डेजिग्नेशन, एंड फिर लास्ट में क्या, उनका ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से वो बिलोंग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम इंडेप्टेड टू मिस्टर XYZ, जो भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ CSE IIMT इंजीनियरिंग कॉलेज नोएडा, हु हैव बीन हेल्पफुल इन अरेंजिंग इंपॉर्टेंट डेटा फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. पूरा मैंने इसमें एग्जाम्पल लिख दिया है. अब आता है टेबल ऑफ कंटेंट. ये भी 2 मार्क्स में आ सकता है. इन केस ऑफ ए लॉन्ग रिपोर्ट देयर नीड्स ए टेबल ऑफ कंटेंट. अगर लॉन्ग रिपोर्ट है टेबल ऑफ कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है, बट इन केस ऑफ ए शॉर्ट रिपोर्ट वी नीड नॉट टू फर्निश एनी टेबल ऑफ कंटेंट. टेबल ऑफ कंटेंट में होता क्या क्या है, ए लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एंड पेज नंबर्स ऑन विच दीज हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स अकर. तो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स और हेडिंग्स होते हैं, और पेज नंबर जिन पर ये हेडिंग्स और सब हेडिंग्स आ रहे होते हैं. जैसे कि बुक में आपने देखा होगा, फर्स्ट पेज पर आपका प्रीफेस ये होता है टेबल ऑफ कंटेंट. इसके बाद आता है समरी. समरी जो होता है, समरी में मेन पॉइंट्स, मेन थीम होता है दैट यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस, दैट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द एंटायर रिपोर्ट. समरी में वो सब कुछ होता है जो आपने पूरी रिपोर्ट में, मेन थीम जो पूरी रिपोर्ट में आपने फर्निश करा है, उसका मेन थीम आता है. समरी कैसी होनी चाहिए, समरी शुड बी प्रिसाइज, टू दी पॉइंट होनी चाहिए, फैक्चुअल होनी चाहिए और थीम बेस्ड होनी चाहिए. अब आता है हमारा दूसरा सेगमेंट, मेन बॉडी. मेन बॉडी में क्या क्या होता है, इसमें 4 सब सेक्शंस होते हैं, इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन एंड डिस्कशन, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन. आइए देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में क्या होता है. थ्रू इंट्रोडक्शन द राइटर इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक टू द रीडर्स. इंट्रोडक्शन के माध्यम से राइटर जो है वो टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराता है रीडर्स को, एंड इंट्रोडक्शन थ्रोज लाइट ऑन द पर्पस ऑफ द रिपोर्ट एंड स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन. इंट्रोडक्शन में बेसिकली क्या होता है कि रिपोर्ट का पर्पस होता है एंड स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, यानी किन एरियाज़ में जाकर इस इन्वेस्टिगेशन करा गया है. अगला सब पार्ट है डिस्क्रिप्शन एंड डिस्कशन. डिस्क्रिप्शन और डिस्कशन की बात करें तो ये मेजर और मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट होता है रिपोर्ट का. राइटर इसमें डिस्क्राइब्स करता है डिटेल ऑफ द वर्क दैट हैज़ बीन परफॉर्म्ड सो फार. जो अभी तक वर्क करा गया है उसकी डिटेलिंग होती है. ही आल्सो डिस्कसेस द प्रॉब्लम. वो इस पार्ट में प्रॉब्लम को डिस्कस करता है. रीज़न, उसका रीज़न क्या है, उसके कॉजेज़ क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये सारा उसमें डिस्कस करता है. एंड लास्ट में ही आल्सो suggest most suitable and probable solutions of the problem.
Complete information collected so far is arranged sequentially and systematically under various sections and subsections. तो इस तरह से जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, अभी तक कलेक्ट की गई है, उसको सीक्वेंशियली और सिस्टमेटिकली डिफरेंट सेक्शंस और सब सेक्शंस में अरेंज किया जाता है. अगला आता है कंक्लूजन. कंक्लूजन में क्या होता है? इन ए लॉन्ग रिपोर्ट कंक्लूजन जो हाईलाइट करता है वो क्या करता है? द रिजल्ट एंड स्टडी ऑफ डिस्कशन एंड आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन के जो नतीजे आए हैं, आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन की जो स्टडी आई है, उनको हाईलाइट करता है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस जनरल लॉज आर ड्रॉन. इसके बेसिस पर जनरल लॉज निकाले जाते हैं. अगला आता है रिकमेंडेशन यानी सिफारिश. रिकमेंडेशन हाईलाइट कर सकता है इंपॉर्टेंट सजेशंस फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट. रिकमेंडेशन सेक्शन में आप क्या लगाते हैं कि आने फर्दर इम्प्रोवाइजेशन के लिए जो इम्पॉर्टेंट सजेशन आप दे सकते हैं वो यहाँ पर देते हैं. तो इस तरह से ये मेन बॉडी है हमारा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. ध्यान से देख लीजिएगा, मैंने बहुत ही इजी करके लिखवाने की कोशिश की है. बैक मैटर में हमारे कई सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी अराइज हो रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा. बैक मैटर में हमारा क्या क्या होता है? अपेंडिक्स. ये 2 मार्क्स में आ सकता है कि अपेंडिक्स क्या होता है. अपेंडिक्स में क्या होता है? टेबल्स होती हैं, ग्राफ्स होते हैं, डेटा और फिगर्स होती हैं. तो जितने भी टेबल्स आप लगा रहे हैं, ग्राफ्स लगा रहे हैं, डेटा लगा रहे हैं, दैट इज़ फर्निश्ड अंडर डिफरेंट अपेंडिक्स. यानी कि टेबल्स जितनी भी आपने फर्निश की हैं वो अपेंडिक्स नंबर 1 में आ जाएंगी. जितना भी ग्राफ आपने फर्निश करे हैं वो अपेंडिक्स बी में आ जाएंगे. तो ए रिपोर्ट कैन हैव ए नंबर ऑफ अपेंडिक्स एंड डिफरेंट अपेंडिक्स जो है दैट शुड बी मार्क्ड एज अपेंडिक्स ए, अपेंडिक्स बी, अपेंडिक्स सी एंड सो ऑन. यानी कि आपने अगर टेबल्स की अपेंडिक्स बनाई है तो वो ए सेक्शन में आ जाएगी, अपेंडिक्स ए में आ जाएगी. डिफरेंट ग्राफ्स जितने भी आपने रखे हैं उनको कलेक्टिवली एक स्थान पर रखकर वो अपेंडिक्स बी में आ जाएगा. जितना भी डेटा और फिगर्स हैं वो कलेक्टिवली एक अपेंडिक्स में रखकर वो अपेंडिक्स सी में आ जाएगा और इसी तरह से आगे आते जाएंगे. तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है. अगला आता है लिस्ट ऑफ रेफरेंसेज. During the preparation of the report, the writer has to seek help from different sources. तो इस सेक्शन में क्या आता है? हम रिपोर्ट जब बनाते हैं तो हमें बहुत लोगों से, बहुत सोर्सेज से हेल्प लेनी होती है. तो इस सेक्शन में वी हैव टू मेंशन द इसेंशियल पार्टिकुलर्स. पार्टिकुलर्स का मतलब है विवरण. हमें इसेंशियल डिटेल्स देनी होती हैं. विवरण का मतलब डिटेलिंग देनी होती है. किस बारे में? अबाउट द सोर्सेज. उन सोर्सेज के बारे में जहाँ से हमने हेल्प ली है. सोर्सेज में क्या क्या हो सकता है? वो सारी वेबसाइट्स जहाँ से हमने देखा है, कंसल्ट किया है, ब्लॉग्स हो सकते हैं, लाइब्रेरी हो सकती हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स से हम हेल्प ले सकते हैं. जहाँ से भी हमने हेल्प ली है उन सोर्सेज के बारे में, जैसे कि सोर्सेज में मैंने आपको दिखा दिया, ये सारे सोर्सेज हो सकते हैं. तो इन सब के बारे में हमें पार्टिकुलर्स यानी कि विवरण यानी कि डिटेलिंग देनी होती है. इफ़ देयर इज़ मोर देन वन रेफरेंस, अगर एक रेफरेंस से ज़्यादा होता है तो हमें क्या करना होता है? इट शुड बी फर्निश्ड अंडर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. यानी कि सीक्वेंशियल वे में प्रेजेंट करने के लिए हमें इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फर्निश करना होता है. अगला आता है बिब्लियोग्राफी. 2 मार्क्स के लिए व्हाट इज़ बिब्लियोग्राफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है. बिब्लियोग्राफी क्या है? लिस्ट ऑफ बुक्स है दैट हैव बीन कंसल्टेड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट. जो रिपोर्ट प्रिपेयर करते समय जितनी भी बुक्स आपने कंसल्ट करी हैं, बिब्लियोग्राफी उन बुक्स की एक लिस्ट है. बिब्लियोग्राफी आगे क्या बताती है? राइटर के बारे में बताती है, कौन सा पब्लिकेशन है, कौन सा एडिशन है. कई बार फर्स्ट एडिशन होता है, कई बार थर्ड होता है और कई बार होता है 37th एडिशन. तो वो वॉल्यूम और ईयर के बारे में बताती है जिसमें कि बुक पब्लिश हुई है. ग्लॉसरी, ये भी 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है या फिर आपका नोट में आ सकता है. ग्लॉसरी क्या है? ग्लॉसरी इज़ द लिस्ट ऑफ अनकॉमन एंड अनफेमिलियर वर्ड्स, यानी कि टफ एंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स, डिफ़िकल्ट टर्म्स और उनके मीनिंग. तो ग्लॉसरी में क्या होता है? टफ, डिफ़िकल्ट और अनफेमिलियर, अनकॉमन वर्ड्स और उनके मीनिंग होते हैं. इंडेक्स भी अच्छा है, आप तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है. मैं वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूँगी लेकिन इंपॉर्टेंट तो है ही. इंडेक्स फंक्शंस एज ए क्विक गाइड टू द रीडर्स. इंडेक्स कैसे फंक्शन करती है? रीडर्स के लिए क्विक गाइड के रूप में फंक्शन करती है. इसमें क्या होता है? कंटेंट इज अरेंज्ड अल्फ़ाबेटिकली. इसमें कंटेंट जो है वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड होता है, टॉपिक वाइज अरेंज होता है और सब टॉपिक वाइज होता है. तो आप ध्यान दीजिएगा, इंडेक्स में कंटेंट जो है दैट इज अरेंज्ड अल्फ़ाबेटिकली, टॉपिक वाइज एंड सब टॉपिक वाइज. इट आल्सो कंटेन्स पेज नंबर. इसमें पेज नंबर होते हैं ऑन विच दीज टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स आर अकरिंग.
इंडेक्स अपीयर्स इन केस ऑफ इंडेक्स लेकिन आती कहाँ है? इफ़ द रिपोर्ट इज़ गोइंग टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली लेंथी। शॉर्ट रिपोर्ट में इंडेक्स का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है। जब रिपोर्ट जो है वो 80-90 पेजेस तक एक्सटेंड करती है तब हमें इंडेक्स को फर्निश करना होता है। आगे आ रहा है टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बताकर चल रही हूँ कि टाइप्स ऑफ ये रिपोर्ट का पूरा ही सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली आप स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट तो तैयारी कर लीजिएगा। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट की बात करें तो वॉलंटरली ऑथराइज्ड रिपोर्ट है, रूटीन रिपोर्ट वॉलंटरली एंड ऑथराइज्ड रिपोर्ट है, रूटीन रिपोर्ट एंड स्पेशल रिपोर्ट है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिपोर्ट है, फीसेबल रिपोर्ट है, लॉन्ग और शॉर्ट रिपोर्ट है। आइए पढ़ लेते हैं वॉलंटरली एंड ऑथराइज्ड रिपोर्ट। अब वॉलंटरली रिपोर्ट कौन सी होती है? व्हेन समवन प्रिपेयर्स रिपोर्ट ऑन वंस ओन इनिशिएटिव। जब कोई भी व्यक्ति अपने खुद के इनिशिएटिव पर, अपने खुद की पहल पर, इनिशिएटिव का मतलब अपनी खुद की पहल पर, अपनी खुद की इच्छा से, विदाउट एनी ऑफिशियल रेस्ट्रिक्शन, बिना किसी ऑफिशियल दबाव के, बिना किसी ऑफिशियल प्रेशर के, यहाँ रेस्ट्रिक्शन की साथ साथ प्रेशर भी आप लिख सकते हैं, तो बिना किसी ऑफिशियल प्रेशर, बिना किसी ऑफिशियल रेस्ट्रिक्शन के जब वो रिपोर्ट तैयार करता है अपना ऑन वंस ओन इनिशिएटिव, दैट इज नोन एज वॉलंटरली रिपोर्ट। Authorized report is prepared when some officer ask you to prepare it. तो जब कोई ऑफिसर या ऑर्गेनाइजेशन हमको कहती है कि इस टॉपिक पर रिपोर्ट तैयार करनी है तो दैट इज कॉल्ड ऑथराइज्ड रिपोर्ट। अगला आता है रूटीन रिपोर्ट एंड स्पेशल रिपोर्ट। रूटीन रिपोर्ट्स आर सबमिटेड वीकली, फोर्टनाइटली एंड मंथली। रूटीन रिपोर्ट्स जो सबमिट की जाती हैं वो या तो वीकली सबमिट की जाती हैं या फोर्टनाइटली का मतलब 15 दिन के अंतराल पर सबमिट की जाती हैं, मंथली या एनुअली भी एनुअली होती हैं, है ना। कोई कोई जो है वो बाया एनुअली होती हैं, यानी हर 6 महीने में निकलती हैं। तो इस तरह से ये निकलती हैं। अब ये क्या हाईलाइट करती हैं? प्रेजेंट इवेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। रूटीन रिपोर्ट जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंट में चल रही इवेंट को हाईलाइट करती हैं, सेशनल रिजल्ट को हाईलाइट कर सकती हैं, एम्प्लॉयज़ के अप्रेजल को हाईलाइट कर सकती हैं, फोर्थ कमिंग इवेंट का वेंचर्स जो आने वाले, फोर्थ कमिंग का मतलब है आने वाले, भविष्य में आने वाले, जो अगले 15 दिन में आने वाले, अगले 1 महीने में आने वाले वेंचर्स हैं, प्लानिंग्स हैं, उनके बारे में डिस्कस कर सकती हैं, जैसे एनुअल डे, एलुमनाई मीट एटसेट्रा एटसेट्रा। फ्यूचर पॉलिसीज़ के बारे में इसमें डिस्कशन मिल सकता है। स्पेशल रिपोर्ट्स अब क्या है? स्पेशल रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड टू हाईलाइट एनी स्पेसिफिक इवेंट। कोई भी स्पेसिफिक इवेंट को हाईलाइट करने के लिए डिज़ाइन की जाती हैं, जैसे एनुअल फंक्शन रिपोर्ट, ब्लड डोनेशन कैंप की रिपोर्ट, ट्री प्लांटेशन का रिपोर्ट। आगे आता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिपोर्ट। रिपोर्ट्स विच आर डिज़ाइंड फॉर द यूज़ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो रिपोर्ट जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रयोग करने के लिए डिज़ाइंड और स्ट्रक्चर्ड की जाती हैं उनको इंटरनल रिपोर्ट बोला जाता है। वाइल एक्सटर्नल रिपोर्ट्स आर द रिपोर्ट्स दैट आर प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेंडिंग दीज आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो रिपोर्ट जिनको आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भेजने के पर्पस से प्रिपेयर किया जाता है, स्ट्रक्चर किया जाता है, उनको एक्सटर्नल रिपोर्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है? रिपोर्ट दैट आर सबमिटेड टू MBA AKTU 127 फ्रॉम BTech AKTU 127 इज नोन एज इंटरनल रिपोर्ट, जबकि रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय IMT इंजीनियरिंग कॉलेज टू IMT यूनिवर्सिटी मेरठ दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ एक्सटर्नल रिपोर्ट। फीसेबल रिपोर्ट, when a firm or some organization or some establishment का मतलब प्रतिष्ठान होता है, तो जब कभी भी कोई फर्म, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इस्टेब्लिशमेंट जो है इंटेंड करता है, विश करता है, इच्छा करता है, इंटेंड का मतलब विश करना, इच्छा करना, विशेस या इच्छा, टू स्टार्ट अप ए न्यू वेंचर, किसी न्यू वेंचर को लगाने की, टू सेट अप ए न्यू ब्रांच, कोई भी अपना नया ब्रांच इस्टेब्लिश करना चाहता है तो फीसिबिलिटी रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। अगला आता है हमारा लॉन्ग और शॉर्ट रिपोर्ट। लॉन्ग रिपोर्ट्स ज़्यादा फॉर्मल होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसमें इम्पर्सनल टोन होती है, इम्पर्सनल एटीट्यूड होता है, जबकि शॉर्ट रिपोर्ट में इज़ जनरली ए पार्ट ऑफ रूटीन रिपोर्ट। शॉर्ट रिपोर्ट जनरली रूटीन रिपोर्ट का ही पार्ट होती हैं और रूटीन ऑफिशियल एक्टिविटीज़ को हाईलाइट करने के लिए या उसका पार्टिकुलर्स तैयार करने के लिए प्रिपेयर की जाती हैं। शॉर्ट रिपोर्ट में टिंग ऑफ पर्सनल टच हो सकता है, थोड़ा बहुत पर्सनल टच हो सकता है। तो इस तरह से ये टॉपिक हमारा ओवर हो जाता है। प्रपोजल भी अच्छा टॉपिक है, आप तैयार करके रखिएगा, मैं बता दूंगी आपको कहाँ से आ सकता है।
व्हाट इज़ प्रपोजल तो 2 मार्क्स में अच्छा है ही, आप तैयार कर लीजिएगा उसे। वर्ड प्रपोजल इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ब प्रपोज विच मीन्स टू ऑफर। प्रपोजल एक काइंड का ऑफर है मेड बाय फर्स्ट पार्टी, जो फर्स्ट पार्टी बनाती है किसके लिए, टू प्रोवाइड इट्स सर्विसेज, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए या अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, टू द सेकेंड और थर्ड पार्टी। तो फिर से देख लीजिए प्रपोजल क्या है। प्रपोजल जो है प्रपोज वर्ब से लिया गया है, जो आप प्रपोज करते रहते हैं ना, लड़की को प्रपोज करते हैं, लड़के को प्रपोज करते हैं, है ना। अब तो वो यही तो होता है प्रपोज करना, यानी ऑफ़र करना, है ना, अपनी दोस्ती ऑफ़र करना। यहाँ पर लेकिन प्रपोज का मतलब ऑफ़र, हाँ यहाँ पर भी ऑफ़र ही है, और लेकिन ये एक ऐसा काइंड का ऑफ़र है जो फर्स्ट पार्टी बनाती है, किसके लिए, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को सेल डाउन करने के लिए। किसको सेल डाउन करना है, सेकेंड और थर्ड पार्टी को। प्रपोजल का मतलब है समथिंग प्रपोज्ड, प्लान्ड और स्कीम्ड। प्रपोजल का मतलब है कोई भी चीज़ जो हमने प्रपोज की है, जो हमने प्लान की है और जो हमने स्कीम बनाई है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने प्रपोजल को कैसे डिफाइन करा है, ए फॉर्मल सजेशन, एक फॉर्मल सजेशन है, एक फॉर्मल प्लान है, या फिर एक्ट ऑफ मेकिंग ए सजेशन है, एक सजेशन बनाने का एक्ट है। अकॉर्डिंग टू लेसिकर एंड फ्लेटले, प्रपोजल एक परसुएसिव प्रेजेंटेशन है। प्रपोजल में हमें एक प्रेजेंटेशन देना है जो परसुएसिव हो फॉर कंसीडरेशन ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ को कंसीडरेट कराने के लिए, मनवाने के लिए। आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिपोर्ट, बी सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुड प्रपोजल शुड बी प्रेजेंटेड इन ए हाईली परसुएसिव मैनर। अगर आपका प्रपोजल है तो वो अच्छा तभी कहलाएगा जब आपने इसे परसुएसिव बनाने की पूरी कोशिश की है, आपका प्रपोजल परसुएसिव है। इट शुड बी रिटन इन ए सिंपल लैंग्वेज, ये सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए। ऑल द इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन ए प्रिसाइज्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर, सभी इंफॉर्मेशन प्रिसाइज्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होनी चाहिए। रिपोर्ट शुड बी ड्राफ्टेड इन एन अट्रैक्टिव मैनर, नीटली और ज़्यादातर वाइट पेपर पर प्रिपेयर होना चाहिए। थीम जो है वो हाईली कन्विंसिंग होना चाहिए, सो दैट इट मे अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रिसीवर एफर्टलेसली, सीमलेसली। A good proposal must highlight the benefits and advantages of the proposal. एक अच्छा proposal benefit और advantages को proposal के highlight करते हुआ होना चाहिए। काइंड ऑफ प्रपोजल बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली पूछा जाता है। 2 काइंड होते हैं तो ज़्यादा है भी नहीं, सॉलिसिटेड एंड अनसॉलिसिटेड। देख लेते हैं सॉलिसिटेड क्या है। व्हेन ए प्रपोजल इज इनवाइटेड बाय सम इंडिविजुअल, बॉडी और पार्टी, जब कोई भी प्रपोजल किसी इंडिविजुअल द्वारा, किसी बॉडी द्वारा, किसी पार्टी द्वारा इन्वाइट किया जाता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ सॉलिसिटेड प्रपोजल। यानी जब भी प्रपोजल कोई पार्टी मंगवाती है या इंडिविजुअल मंगवाता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन मंगवाती है, तो ये सॉलिसिटेड की कैटेगरी में आता है। इट इज़ जनरली सेंट इन रिस्पॉन्स टू सम एडवर्टीजमेंट, ये जनरली किसी एडवर्टीजमेंट के रिस्पॉन्स में भेजा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें अनसॉलिसिटेड प्रपोजल की, तो ये जो है कभी कभी प्रपोजल किसी के द्वारा भी इनवाइट नहीं किया जाता, बट एन इंडिविजुअल और ए टीम ऑफ इंडिविजुअल्स थिंक्स दैट ए न्यू टेक्नोलॉजी और फैसिलिटी can be developed, introduced, can be modified by working on a definite plan. एक डेफिनेट प्लान पर चलकर कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, पर्टिकुलर फैसिलिटी, पर्टिकुलर सिस्टम कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, कैन बी मॉडिफाइड एंड कैन बी डेवलप्ड। और इस बात को कीपिंग इन व्यू ऑफ दिस, इस बात को ध्यान में रखते हुए ही मे प्रिपेयर ए प्रपोजल टू स्टार्ट दैट वर्क एंड सेंड इट टू द पर्सन हु इज़ कंसर्न विद दैट वर्क। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में सीधे आसान तरीके से बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप हमारी यूनिवर्सिटी को विजिट करने आए, आपको लगा कि यहाँ पर जिम नहीं है, आपको लगा कि यहाँ कैंटीन की फैसिलिटी और अच्छी करा सकते हो आप, तो आप एक प्रपोजल तैयार करके भेज सकते हो कि आप क्या क्या प्रोवाइड कराओगे और किस किस तरीके से आपका काम आगे बढ़ेगा। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन सॉलिसिटेड एंड अनसॉलिसिटेड प्रपोजल। हमने कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है, हमने सारे टॉपिक लिए हैं। बात बस इतनी है कि आपको ये सारे टॉपिक जो हैं वेल रिसर्च फॉर्म में हमने बनाए हैं, कई सालों की रिसर्च है हमारी। आपको ऐसा का ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा इतना फर्निश होकर। और हम बात करते हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन के में सिस्टमेटिक वे में और सिक्वेंशलाइज्ड वे में, तो आई कैन क्लेम कि हमारे नोट्स बहुत ही सिस्टमेटिकली प्लान्ड हैं और सिक्वेंशली अरेंज्ड हैं। तो यू विल find a great comfort while studying with these notes and videos.
सॉलिसिटेड प्रपोजल की बात करें दैट इज़ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इन रिस्पॉन्स टू सम एडवर्टीजमेंट, लेकिन अनसॉलिसिटेड प्रपोजल में क्या होता है, दैट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन वंस ओन इंटरेस्ट एंड इनिशिएटिव। इंटरेस्ट सॉलिसिटेड की बात है, इंटरेस्ट हैज़ बीन शोन बाय द ऑर्गेनाइजेशन हु इज़ गोइंग टू इनवाइट द प्रपोजल। इंटरेस्ट इसमें उस ऑर्गेनाइजेशन में ने दिखाया है जिसने उसको इनवाइट किया है, लेकिन अनसॉलिसिटेड में सेंडर को ही प्रपोजल में इंटरेस्ट अराउज करना होता है जो पहले से वहाँ नहीं होता। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रपोजल बी सेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्रपोजल इज़ यूज टू सेल प्रॉपर्टी और टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग साइट। प्रपोजल का यूज़ क्या कहाँ होता है, प्रॉपर्टी सेल करने के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराने के लिए, साइट के लिए, या फिर इस्टेब्लिश ए न्यू फार्म, इस्टेब्लिश ए न्यू सेल सम सर्विस, ये भी हो सकता है। इट इज़ यूज टू इम्प्रूव इंजीनियरिंग टेक्निकल परफॉर्मेंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टेक्निकल और इंजीनियरिंग परफॉर्मेंस को इम्प्रोवाइज करने के लिए हो सकता है। एक गुड प्रपोजल हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू विन द फाइनेंशियल रिटर्न। एक अच्छा प्रपोजल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है फाइनेंशियल रिटर्न्स विन करने में, गवर्नमेंट से ग्रांट लेने में और पब्लिसिटी गेन कराने में। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर लिखिएगा कि अगर एक अच्छा प्रपोजल है, मान लीजिए आप जो है वो PMKVY का एक सेंटर खोलना चाहते हैं अपने यहाँ, तो आप कंसर्न बॉडी को प्रपोजल भेजेंगे कि हम IIMT में हमारे पास इतने कंप्यूटर्स हैं और इतना स्पेस है, तो हम PMKVY का सेंटर लेना चाहते हैं। तो अगर आपका वो प्रपोजल पास हो गया तो उससे क्या होगा, फाइनेंशियल रिटर्न्स मिलेंगे, गवर्नमेंट की ग्रांट मिलेगी और आपकी पब्लिसिटी तो होगी ही होगी। स्ट्रक्चर ऑफ प्रपोजल, देखिए जिस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रपोजल भी इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। इसमें 4 इसेंशियल पार्ट्स होते हैं, फ्रंट मैटर, टेक्निकल सेक्शन, मैनेजरियल सेक्शन एंड देन फिनेंशियल सेक्शन। फ्रंट मैटर की बात करें तो फ्रंट मैटर में क्या होता है, कवर पेज होता है, टाइटल पेज होता है, एक्नॉलेजमेंट होता है, टेबल ऑफ कंटेंट होता है, एब्स्ट्रैक्ट एंड समरी होता है। कवर पेज में क्या होता है, एक लॉन्ग रिपोर्ट में, केवल एक लॉन्ग रिपोर्ट में कवर पेज की ज़रूरत होती है और जनरली एक लाइट कलर का या वाइट कलर का पेज होना चाहिए कवर पेज मेंटेन करने के लिए। कवर पेज में बीयर्स होता है, कवर पेज में होता है, बीयर्स एक नया वर्ड है, इसकी जगह हैज़ या कंटेन्स भी कर सकते हैं आप, और बीयर्स याद रह जाता है तो दैट इज़ वेरी गुड। नेम ऑफ द राइटर, टाइटल ऑफ द प्रपोजल, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द प्रपोजल एंड फाइनली नेम ऑफ द अथॉरिटी, बॉडी और पर्सनल का मतलब ऑफिसर टू whom you are going to submit your proposal। अब आता है टाइटल पेज। टाइटल पेज में क्या होता है, नेक्स्ट टू द कवर पेज देयर अपीयर्स टाइटल पेज। कवर पेज के अगला जो होता है वहाँ पर टाइटल पेज होता है। टाइटल पेज में क्या होता है, टाइटल ऑफ द प्रपोजल, नेम ऑफ द प्रपोजल, डेट ऑफ सबमिशन एंड प्रोजेक्ट नंबर भी होता है अगर वहाँ पर प्रोजेक्ट नंबर है तो। एक्नॉलेजमेंट आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, एक्नॉलेजमेंट में यही होता है जो उसमें होता है। In the preparation of the proposal, you have to take assistance and help from some persons. In this section, you have to furnish the name of the person who have been helpful, person or persons who have been helpful for you in the preparation of the report. उनका designation, उनका पद और उनका organization जहाँ पर वो काम कर रहे हैं। टेबल ऑफ कंटेंट की बात करते हैं। इफ़ द प्रपोजल इज़ गोइंग टू बी एक्स्ट्रा लेंदी देयर नीड्स ए कवर टेबल ऑफ कंटेंट, लेकिन शॉर्ट प्रपोजल में कोई नीड नहीं होती टेबल ऑफ कंटेंट मेंटेन करने की, मेंशन करने की। टेबल ऑफ कंटेंट में होता क्या क्या है, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, page number on which these headings and subheadings occur, and list of enclosed tables, graphs, etc. Summary. Summary might highlight the objectives of proposal, procedure जो adopt करा है आपने, and outcomes of the work proposed. Outcome का मतलब है results of the work proposed. क्या result निकलेंगे finally. टेक्निकल सेक्शन। टेक्निकल सेक्शन क्या करता है, प्रॉब्लम को स्टेट करता है, वर्क का डिस्क्रिप्शन देता है, डिटेल्स ऑफ द वर्क दैट हैव ऑलरेडी डन प्रीवियसली एंड देन स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ द प्रपोज्ड वर्क। तो 4 चीज़ें हैं। एक तो प्रॉब्लम को स्टेट करता है, यानी कि क्या प्रॉब्लम लेकर आप चल रहे हो, क्या किस टॉपिक पर आप प्रपोजल बना रहे हो, किस विषय पर बना रहे हो। डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क, उस वर्क का पूरा डिस्क्रिप्शन देता है। डिटेल्स ऑफ द वर्क, वर्क की डिटेलिंग देता है, जो वर्क की डिटेलिंग जो उस दिशा में पहले से ही हो चुका है। एंड लिमिटेशन, क्या क्या लिमिटेशन है।
प्रपोजर शुड मेंशन, प्रपोजर को क्या मेंशन करना चाहिए? हिज प्रोजेक्ट, ए डिटेल्ड एनालिसिस, मेथोडोलॉजी दैट ही इज गोइंग टू यूज, सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्क प्रपोज्ड। उसको 3 पॉइंट यहाँ मेंशन करने चाहिए, अपना प्रोजेक्ट, उसकी डिटेल्ड एनालिसिस, मेथोडोलॉजी जो वो यूज़ करने जा रहा है, और सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्क प्रपोज यानी एडवांटेजेस क्या होने वाले हैं उसके वर्क से। अब आता है मैनेजरियल सेक्शन। अगर हम प्रपोजल की बात करें तो मैनेजरियल सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एंड दिस सेक्शन प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़, जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं, जो पहले से विद्यमान फैसिलिटीज़ हैं, और जो रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ हैं वो, यानी कि किन किन फैसिलिटीज़ को, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ पहले से हैं और किन किन फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। Besides, the proposer must convince the concerned authorities about his potential as well as experience in the concerned area. इसके साथ साथ उसको अपना पोटेंशियल और एक्सपीरियंस भी कंसर्न एरिया में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी भी संस्था से कोई पैसे मांगने जा रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करे, रिवेन्यू, तो आपको भी ये बताना होगा कि आपका एक्सपीरियंस और पोटेंशियल उस दिशा में कितना रिवेन्यू जनरेट करके देगा। इसके लिए उसे मेंशन करना होगा अपनी एकेडमिक क्वालिटीज़, अपनी प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन, उस अपना एक्सपीरियंस उस स्पेसिफिक एरिया में। आता है फाइनेंशियल सेक्शन। प्रपोजर इसमें फर्निश करता है डिटेल्स ऑफ द एक्सपेंसेस एंड बजट। इस सेक्शन में वो एक्सपेंसेस आते हैं जो एक्सपेंसेस होने वाले हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस एंड रेम्युनरेशन टू बी गिवन टू द वर्कर्स एंड स्टाफ। एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फूडिंग, लॉजिंग, इक्विपमेंट्स, मशीनरी, और अलग से डिफरेंट सेगमेंट्स पर। Besides these, some more parts can be added in case if the proposal is going to be extra lengthy. अगर lengthy होने जा रहा है तो glossary you can add and bibliography you can also add. अगला आता है सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस पेपर राइटिंग। देखिए सेमिनार 2 मार्क्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट 2023 में। सेमिनार क्या है? ए फॉर्म ऑफ एकेडमिक इंस्ट्रक्शन, एक एकेडमिक इंस्ट्रक्शंस का एक फॉर्म है, एक टाइप है, इधर एट द एकेडमिक इंस्ट्रक्शन और ऑफर्ड बाय ए कॉमर्शियल और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एकेडमिक इंस्ट्रक्शंस जो या तो कॉमर्शियल या फिर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिए जाते हैं। इट हैज़ द फंक्शन ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर स्मॉल ग्रुप्स फॉर रिकरिंग मीटिंग्स। इसका फंक्शन क्या है? छोटे छोटे ग्रुप्स को एक साथ लाना, एक प्लेटफॉर्म पर लाना, रिकरिंग मीटिंग्स रिकर कराने के लिए, फोकसिंग ईच टाइम ऑन सम पर्टिकुलर सब्जेक्ट। बस इतना ही लिखिएगा। कॉन्फ्रेंस क्या है? ये भी इम्पॉर्टेंट है। कॉन्फ्रेंस इज ए मीटिंग ऑफ पर्सन्स टू डिस्कस एंड एनालाइज ए टॉपिक or issue and also to offer the solutions of the problem issue. Conference meeting of persons है जो the persons are supposed to discuss and analyze on a topic, on a issue, and also to offer the solutions of the problem. Purpose of conducting seminar: to offer a joint platform for annual program planning, for some research and innovation। किसी भी रिसर्च और इनोवेशन के लिए आगामी प्लान को, आगामी 1 साल के प्लान को डिस्कस करने के लिए लोगों को एक जॉइंट प्लेटफॉर्म ऑफर कराना। टू जनरेट आइडियाज़, टू क्रिएट आइडियाज़ को जनरेट करना ऑन ए पार्टिकुलर टॉपिक, एंड टू क्रिएट ए रोड मैप फॉर अपकमिंग प्रोजेक्ट। अपकमिंग का मतलब आने वाले, जो आने वाले प्रोजेक्ट हैं उनके लिए रोड मैप बनाना, रोड मैप तैयार करना, एक खाका तैयार करना, एंड एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज़, और आने वाली संभावनाओं को एक्सप्लोर करना, जिससे नए एवेन्यूज़ और फोर्थकमिंग प्रोजेक्ट्स पर काम करा जा सके। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें कई सारी चीज़ें हैं कि सेमिनार ये क्यों ज़रूरी है, सेमिनार क्यों ज़रूरी है। टू जनरेट आइडियाज़ जनरेट करने के लिए, टू क्रिएट ए रोड मैप, एक रोड मैप तैयार करने के लिए आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए, और टू एक्सप्लोर सम पॉसिबिलिटीज़ फॉर सेटिंग अप न्यू एवेन्यूज़। आगे आता है टू गैदर लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स, एक से माइंड सेट के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना, अक्रॉस द कंट्री के पार से भी डेवलप नेटवर्किंग डेवलप करना, आइडियाज़ को शेयर करना, आइडियाज़ को जनरेट करना, एंड इग्नाइट मोटिवेशन को इग्नाइट करना, उकसाना। टाइप्स ऑफ सेमिनार: मिनी सेमिनार, नेशनल सेमिनार, मेन सेमिनार, इंटरनेशनल सेमिनार।
मिनी सेमिनार जो है दैट इज़ अरेंज्ड ऑर्गेनाइज्ड टू डिस्कस ए टॉपिक इन ए सेशन। जब हम किसी भी छोटे से सेशन में किसी टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं तो वो मिनी सेमिनार होती है। मेन सेमिनार में क्या होता है, विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड एट डिपार्टमेंटल लेवल और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, जो डिपार्टमेंटल लेवल पर या इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर बड़े लेवल पर डिस्कस करने के लिए, बड़े लेवल पर किसी भी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, टू डिस्कस ए लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। इसमें कुछ ज़्यादा टॉपिक्स होते हैं तो उनको डिस्कस करने के लिए जब इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, डिपार्टमेंटल लेवल पर आयोजित कराई जाती है तो वो मेन सेमिनार होती है। नेशनल सेमिनार क्या होती है, द सेमिनार विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड एट नेशनल लेवल, जो नेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइज की जाती है वो नेशनल सेमिनार होती है। इसमें क्या होता है, की स्पीकर्स ऑन द सेट टॉपिक आर, इसमें जो की स्पीकर्स होते हैं सेट टॉपिक पर यानी दिए गए टॉपिक पर जो स्पीकर्स होते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं और दैट दे आर इन्वाइटेड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। नेशनल सेमिनार ज़्यादातर कौन ऑर्गेनाइज कराता है, बाई एन एसोसिएशन, जैसे कि जैसे इंग्लिश लैंग्वेज एसोसिएशन है ना, तो इस तरह के एसोसिएशन जो हैं वो ऑर्गेनाइज कराते हैं इस तरह की सेमिनार्स को, जिसमें की स्पीकर जो हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं और उनको डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री से की स्पीकर के रूप में टॉपिक पर बोलने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अब आती है इंटरनेशनल सेमिनार विच इज़ ऑर्गेनाइज टू डिस्कस ऑन द बर्निंग ग्लोबल इशूज़, जो बर्निंग ग्लोबल इशूज़ पर जो तथाकथित जो बर्निंग इशूज़ चर्चा में हैं, ग्लोबल इशूज़ चर्चा में हैं, उन पर डिस्कस करने के लिए जब सेमिनार आयोजित कराई जाती है तो वो इंटरनेशनल सेमिनार में आती है। एंड सच सेमिनार्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल एजेंसीज़, जैसे कि यूनेस्को इनको ऑर्गेनाइज कराता है, WHO, NCERT, CBSE, ICSE इनको ऑर्गेनाइज कराता है। बहरहाल आपको ये याद रखना है कि बर्निंग ग्लोबल इशूज़ पर डिस्कशन करने के लिए जो सेमिनार ऑर्गेनाइज कराई जाती है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स में। डिफरेंस बिटवीन सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस। सेमिनार इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस ओवर ए स्टेटेड टॉपिक। स्टेटेड का मतलब कथित टॉपिक, जो भी टॉपिक दिया गया है उस पर डिस्कस करने के लिए एक ग्रुप ऑफ पीपल है। कॉन्फ्रेंस भी ग्रुप ऑफ पीपल है टू डिस्कस ओवर ए डिलाइनेटेड टॉपिक, जो भी डिलाइनेटेड टॉपिक है, जो भी कथित टॉपिक है। इसमें लेकिन क्या होता है, की स्पीकर्स आर आल्सो देयर टू शेयर देयर थॉट्स। इसमें की स्पीकर्स नहीं होते, कॉन्फ्रेंस में की स्पीकर्स भी होते हैं। सेमिनार ज़्यादातर 1 से 1.5 आवर्स तक चलती है और कॉन्फ्रेंस जो है दैट विल लास्ट ओवर 1 to 3 days, यानी 1 से 3 दिन तक चलती है। सेमिनार विल फोकस ऑन 1 टॉपिक। सेमिनार एक टॉपिक पर फोकस होती है। कॉन्फ्रेंस में वैरायटी ऑफ प्रोग्रामिंग ऑप्शंस होते हैं और सब टॉपिक्स भी होते हैं। सेमिनार इज़ हेडेड बाय 1 or 2 persons। सेमिनार जो हेडेड की जाती है वो एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोगों द्वारा हेडेड की जाती है, जबकि कॉन्फ्रेंस इज़ हेडेड बाय 3 to 5 और इवन 7 to 9 स्पीकर्स। की स्पीकर्स होते हैं ना। आगे आता है हाउ टू राइट ए गुड सेमिनार कॉन्फ्रेंस पेपर। एक कॉन्फ्रेंस पेपर जो है उसमें रिटन डॉक्यूमेंट भी है वो और ओरल प्रेजेंटेशन भी है। कभी कभी रिटन होता है, कभी कभी ओरल होता है। प्रेजेंटेटर में बी आस्क्ड टू सबमिट ए कॉपी ऑफ पेपर बिफोर ही फाइनली प्रेजेंट हिज पेपर। कई बार क्या होता है कि जब वो फाइनली अपना प्रेजेंट पेपर कर देता है तो उससे हार्ड कॉपी भी मांगी जाती है। फॉलोइंग आर द टिप्स की बात कर रहे हैं टू राइट ए गुड सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस पेपर। अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, आसान है बहुत। पिकअप ए गुड टॉपिक, एक अच्छा टॉपिक उठाइए। नो योर ऑडियंस, अपने ऑडियंस के बारे में जानिए, उनकी एज, उनका जेंडर, उनकी लाइबिलिटीज़, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, प्रायोरिटीज़ एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बिगिन विद ए टाइटल स्लाइड से शुरू करेंगे एंड शो ए ब्रीफ आउटलाइन। बाद में ब्रीफ आउटलाइन बनाएंगे टॉपिक्स की, जो टॉपिक आपको कवर करने हैं। इंट्रोड्यूस योर टॉपिक वेल, सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी, एक अप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी आपको सेलेक्ट करनी है। अपने डेटा को वेल रिसर्च करना है, इंटेलिजेंटली रिसर्च करना है, एफिशिएंटली रिसर्च करना है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर रिसर्च करके ही फर्निश करना है। इफ़ेक्टिव डेटा प्रेजेंटेशन एक अच्छी सक्सेसफुल टॉक का हार्ट है, ये आप उसमें लिख दीजिएगा बॉक्स में। ऑलवेज गिव ए एम्फेसिस, ऑलवेज गिव, ये छोड़ दीजिए। आंसर क्रॉस क्वेश्चंस वाइजली, इसमें देखिए क्रॉस क्वेश्चन का आंसर आप जितनी वाइजली, इंटेलिजेंटली और एफिशिएंटली देंगे उतना ही ज़्यादा आपका जो है वैल्यू बढ़ जाएगी। लैंग्वेज मस्ट बी सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल, यानी कॉम्प्रिहेंसिबल होनी चाहिए।
कंसीडर द नॉलेज ऑफ द ऑडियंस, नॉलेज लेवल ऑडियंस का कंसीडर कर लीजिए तभी बनाइए। डोंट ओवरवेलम और कंफ्यूज योर ऑडियंस, ना तो अपनी ऑडियंस को ओवरवेलम करिए यानी कि उत्तेजित करिए, ना ही कंफ्यूज करिए। योर पेपर शुड बी ईजी एंड क्लियर टू अंडरस्टैंड। हाउ टू प्रिपेयर ए गुड पेपर फॉर कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार मेथोडोलॉजी, डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड स्टाइल, सबसे पहले स्ट्रक्चर और स्टाइल को डिटरमाइन करिए, निर्धारित कीजिए। कंसीडर द कन्वेंशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस, और कॉन्फ्रेंस का कन्वेंशन समझिए। स्ट्रक्चर, अपने सेशन का स्ट्रक्चर देखिए, अपने ऑडियंस को एनालिसिस करिए। एंटिसिपेट का मतलब अनुमान लगाइए उनकी नीड्स और एक्सपेक्टेशन का। दिस विल हेल्प यू टू राइट ए गुड पेपर फॉर कॉन्फ्रेंस। की नोट स्पीच, की नोट स्पीच क्या है? की नोट इन पेपर प्रेजेंटेशन इज ए टॉक दैट establishes a main underlined theme। की नोट क्या होता है? एक टॉक होती है जो मेन अंडरलाइंड थीम से एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करती है। की नोट एड्रेस करता है की नोट एड्रेस और की नोट स्पीच। की नोट एड्रेस या की नोट स्पीच डिलीवर करी जाती है, कब करी जाती है? टू सेट द अंडरलाइंग टोन, समराइज द कोर मैसेज, कोर मैसेज को समराइज करने के लिए। आपको बस इतना याद रखना है कि की नोट जो है वो एक टॉक होता है जो इस्टेब्लिश करता है एक मेन अंडरलाइंड थीम को। हाउ टू राइट ए गुड की नोट, डिटरमाइन द पर्पस ऑफ द स्पीच, सबसे पहले तो स्पीच का पर्पस। आइडेंटिफाई द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस, ऑडियंस का इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करिए। उसके बाद कम अप विद 1 to 3 की पॉइंट्स, 1 से 3 या 5 तक की पॉइंट्स रख सकते हैं। प्रूफ रीड कर लीजिए एक बार, रिवाइज कर लीजिए एक बार और रिहर्सल कर लीजिए क्लैरिटी लाने के लिए, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए। अब आता है हाउ टू डिलीवर एन इफेक्टिव की नोट स्पीच। स्टार्ट विद एन इमर्जिंग स्टोरी। आप जब भी की नोट स्पीच देने जा रहे हैं तो स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी कोटेशन या पोइटिक लाइन से भी कभी कभी आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन दैट शुड बी एब्सोल्युटली मैचिंग टू द थीम ऑफ द सेमिनार। स्टेट द पर्पस और स्पीच क्लियरली। जब आप पर्पस कहने वाले हैं तो पर्पस कहने में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। Use some healthy humor. You can also use some healthy humor to add interest, and to engage the audience. Engage. रिपीट की टर्म्स एंड वर्ड्स, की टर्म्स और वर्ड्स को रिपीट करिए। राइट स्पीच इन नेचुरल टोन, स्पीच को नेचुरल टोन में राइट करिए। वेल प्रिपेयर्ड एंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आप अपने ऑडियंस पर एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ना चाहते हैं तो वेल प्रिपेयर्ड एंडिंग होनी चाहिए आपकी। और इसेंशियल्स ऑफ बिजनेस अब आता है, तो ये सारा हमारा था। अब आता है हमारा इसेंशियल्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। ये भी 10 मार्क्स में क्वेश्चन इस बार आएगा, आप लिख लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, मुझे वेरी इंपॉर्टेंट लग रहा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रहा है, लेकिन 2023 में आना चाहिए, आप तैयार कर लीजिएगा। बिजनेस डॉक्यूमेंट आज की टेक्निकल कम्युनिकेशन का नीड है और 7 C's हम बताने जा रहे हैं। कंसाइसनेस, कर्सी, क्लैरिटी, कंप्लीशन, कॉन्क्रीटनेस, करेक्टेडनेस, कंसीडरेटनेस और यू एटीट्यूड, प्रेजेंटेबिलिटी। अगर हम बात करें कंसाइसनेस की, कंसाइसनेस का मतलब है संक्षिप्तता या प्रिसीजन। बिजनेस लेटर्स जो हैं वो सब हायर अथॉरिटीज़ को भेजे जाते हैं। अब हायर अथॉरिटीज़ के पास स्पेयर टाइम नहीं होता टू गो थ्रू लेंदी एंड अनवांटेड कंटेंट को देखने के लिए। तो हमारा एफर्ट क्या होना चाहिए कि हमारा टेक्निकल डॉक्यूमेंट शॉर्ट हो, क्रिस्प हो, टू द पॉइंट हो, अप टू द मार्क हो। प्रिसीजन कैसे आता है? प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स से आता है और स्क्रूटनाइजिंग से आता है। कंप्लीशन, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एम क्या करता है? टू स्ट्राइक द ऑडियंस एंड टू गेट द डिज़ायरस रिजल्ट। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब ही ये होता है कि जिस पर्पस से आप भेज रहे हैं वो पर्पस आपका फुलफिल हो जाए। तो ऐसे में इनकम्प्लीट डेटा, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो इम्पीड कर सकता है, बिगाड़ सकता है हमारे पूरे इम्प्रेशन को। तो इनकम्प्लीट डेटा नहीं होना चाहिए, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए? अटमोस्ट केयर एंड कॉशन शुड बी कैप्ट। हम पूरा केयर रखें, पूरा कॉशन रखें वाइल सेंडिंग बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। उसके लिए हमें क्या करना होगा? रेलिवेंट डाटा पर्टिकुलर्स शुड बी फर्निश्ड इन कंप्लीट सेंस इन फुल। अगला आता है हमारा कॉन्क्रीट। आवर बिजनेस डॉक्यूमेंट शुड बी रेलिवेंट, टू द पॉइंट एंड सॉलिड। हमारा बिजनेस डॉक्यूमेंट रेलिवेंट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। वी शुड नेवर बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब है घुमा फिरा कर बातें कहना।
इंस्टेड हमें कॉन्क्रीट होना होगा, टू दी पॉइंट होना होगा। अगला हमारा आता है कर्सी यानी कि विनम्रता। कर्सी जो है वो लाइफ ब्लड है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। हमारा एम जो है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस को ड्राफ्ट करने का क्या है? टू इम्प्रेस द रीडर एंड टू विन देयर ट्रस्ट। तो वी शुड बी पोलाइट, सॉफ्ट, सोफिस्टिकेटेड इवन इफ़ देयर इज़ एनी अनफेवरेबल सिचुएशन। अगर कोई अनफेवरेबल सिचुएशन भी है, आपको किसी बात की शिकायत भी करनी है, तो भी आपको पोलाइट रहना है, सॉफ्ट रहना है, सोफिस्टिकेटेड यानी कि मधुर रहना है, यानी कि मैनर्ड रहना है। सोफिस्टिकेटेड का क्या मतलब होता है? मैनर्ड होता है। सम पोलाइट टैक्टिक्स मे बी यूज, कुछ आप पोलाइट टैक्टिक्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे यूज़ ऑफ सॉरी, थैंक यू। यू एटीट्यूड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वो भी आप यहाँ कर सकते हैं। और अगला पॉइंट है हमारा यू एटीट्यूड। अपने आप में यू एटीट्यूड का मतलब है कि द वे इन विच मोर एम्फेसिस इज गिवन टू द रिसीवर और क्लाइंट। हमें यहाँ पर ज़्यादा जोर कहाँ देना है कि अपने पर नहीं देना है, बल्कि अपने क्लाइंट पर देना है, और उसको ही इज़ मेड रियलाइज्ड ऑफ हाउ मच इम्पॉर्टेंट ही इज़। हमें ये दिखाना है कि हाउ मच वैल्यूड एंड इम्पॉर्टेंट ही इज़, हाउ मच प्रीशियस ही इज़ फॉर अस। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ टू इन्फॉर्म यू, इसमें थोड़ा सा अथॉरिटेटिव टोन हो जाएगी, तो इसकी जगह अगर हम लिखें यू आर काइंडली इन्फॉर्म्ड दैट, तो ये जो है वो यू एटीट्यूड का परफेक्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। आप खुद देखिए, पहला वाला स्टेटमेंट हम जब दे रहे हैं तो उसमें आ रहा है इट इज़ टू इन्फॉर्म यू, इसमें आ रहा है थोड़ा सा अधिकार कि बॉसी एटीट्यूड आ रहा है, डोमिनेटिंग हो रहा है, जबकि यू आर काइंडली इन्फॉर्म्ड दैट इसमें बड़ा ही सॉफ्ट और सोफिस्टिकेटेड मैनर्ड टच आ रहा है। तो ये जो होता है ये यू एटीट्यूड होता है। अगला आता है प्रेजेंटेबिलिटी। प्रेजेंटेबल क्या? हमारा टेक्निकल बिजनेस डॉक्यूमेंट जो है वो प्रेजेंटेबल होना चाहिए। प्रॉपर, उसके लिए आप क्या करेंगे? प्रॉपर फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, प्रॉपर स्टाइल होना चाहिए, और प्रॉपर मार्जिन शुड बी लेफ्ट। वाइट कलर्ड पेपर आपको यूज़ करना है। इन टोटल ये सिस्टमेटिकली ड्राफ्ट होना चाहिए, सीक्वेंशियली होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होना चाहिए। तो देखिए कितनी सारी चीज़ें हमने यहाँ बता दी। एक तो प्रॉपर फॉर्मेटिंग, प्रॉपर स्टाइल, प्रॉपर मार्जिन, वाइट कलर्ड पेपर का यूज़, सिस्टमेटिकली और सीक्वेंशियली वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। क्लैरिटी, बिजनेस डॉक्यूमेंट शुड बी एज क्लियर एज क्रिस्टल। जितना क्रिस्टल क्लियर होता है, जितने क्रिस्टल, जो एक मेटल होता है, क्रिस्टल एक एक्चुअली मेटल होता है जो बहुत ही क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है, आप उसके आर पार बहुत आराम से देख सकते हैं। तो बिजनेस डॉक्यूमेंट भी हमारा ऐसा होना चाहिए जो एक बार पढ़ने में मतलब समझ में आ जाए। तो इतना क्लियर होना चाहिए जितना क्रिस्टल है। उसके लिए हमें क्या करना है? देयर शुड नॉट बी एनी हिडन मीनिंग और डबल मीनिंग। हिडन मीनिंग और डुअल मीनिंग यानी डबल मीनिंग नहीं होना चाहिए। डुअल का मतलब है डबल मीनिंग। और टू एनहेंस द रीडेबिलिटी ऑफ द बिजनेस डॉक्यूमेंट इट शुड बी क्लियर इन फर्स्ट रीडिंग इटसेल्फ। ये पहली रीडिंग में ही क्लियर होना चाहिए। करेक्टनेस, बिजनेस डॉक्यूमेंट शुड बी करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ, बिजनेस डॉक्यूमेंट करेक्ट होना चाहिए। किस किस रिस्पेक्ट में करेक्ट होना चाहिए? इन रेस्पेक्ट ऑफ ग्रामर, इन रिस्पेक्ट ऑफ सिंटेक्स। सिंटेक्स का मतलब है कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस, इंफॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए। डेटा, फैक्ट, फिगर दैट वी आर गोइंग टू फर्निश, पब्लिश, दैट शुड आल्सो बी करेक्ट। Even a slight error in business document may mar the entire image and personality of the sender। अगर छोटा सा भी गलती है तो वो आपकी पूरी पर्सनालिटी को, पूरी इमेज को मार कर देगा, बिगाड़ देगा। Considerateness, while sending a message, sender should consider the content from the angle of the audience। अब हम जब भी मैटर भेज रहे हैं, कोई भी कंटेंट भेज रहे हैं, कोई भी बिजनेस डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, तो हमें अपने पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए नहीं भेजना है, बल्कि हमें ये ध्यान रखना है, इसको हम भेजते समय हमें ये ध्यान रखना है कि वो ऑडियंस के एंगल से सारी चीज़ें सोचते हुए हमें भेजना है। सेंडर को अंडरस्टैंड करनी होंगी क्या क्या हमारे रीडर्स की फीलिंग, इमोशन, नीड्स, प्रायोरिटीज़, एक्सपेक्टेशंस एंड लेवल ऑफ द रिसीवर। इट शोज़ दैट बिजनेस डॉक्यूमेंट इज़ प्रिपेयर्ड कंसिडरिंग द रिसीवर्स। रिज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार के लिए आएगा। इस बार रिज्यूमे वगैरह क्या है ये आएगा। रिज्यूमे जो है एक शॉर्ट स्ट्रेट, मैं आपको बता दूं कि रिज्यूमे और सीवी के बारे में जितना अच्छे से हमने अपने नोट्स में मेंशन करा है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही प्यारा लगेगा। और इवन ये बुक्स में भी नहीं मिलता है ये आंसर, और मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है। हमने बहुत रिसर्च करके आपके लिए लाए हैं, बड़ा छोटा सा आंसर। रिज्यूमे जो है एक शॉर्ट स्ट्रेट टू द पॉइंट ये है, और डॉक्यूमेंट है क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ, जो एक स्पेसिफिक जॉब को अप्लाई करने के पर्पस से क्रिएट किया गया है।
और यहाँ पर हमारा पेन का इंक बदल गई है, तो हम इसे सही कर लेते हैं। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर वाइल ड्राफ्टिंग रिज्यूमे, कौन कौन से पॉइंट्स आप याद रखेंगे रिज्यूमे तैयार करते हुए। गाइडलाइंस में भी यही यूज़ कर सकते हैं। कीप योर रिज्यूमे एज शॉर्ट एंड एज पॉसिबल, ज़्यादा लंबा लंबा फेंकने की ज़रूरत नहीं है। इन केस इफ़ यू आर ए फ्रेशर इट शुड बी 1 पेज और 2 पेज इनफ, 1 पेज इनफ। इफ़ यू हैव 15+ एक्सपीरियंस यू कैन मेक इट 2 पेज टॉप्स। रिज्यूमे जो है इट शुड बी अकम्पनीड बाई ए कवरिंग लेटर। रिज्यूमे को कभी भी सिंगल नहीं देंगे, बट इट शुड ऑलवेज बी प्रेजेंटेड अकम्पनीड बाई ए कवरिंग लेटर। एक अच्छा रिज्यूमे हाईलाइट करता है स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशंस को जो आपने बनाए हैं ड्यूरिंग योर स्टूडेंटशिप इन योर प्रीवियस वर्क, या तो स्टूडेंटशिप में या अपने प्रीवियस वर्क में बनाए हैं, वो सारे स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशंस, स्पेसिफिक अचीवमेंट्स और एकम्प्लिशमेंट्स आप इसमें देंगे। एकम्प्लिशमेंट्स यानी कि आपने जो भी एकेडमिक्स के साथ साथ एकम्प्लिशमेंट करें हैं वो भी आप देंगे। व्हाट टू इंक्लूड इन ए रिज्यूमे, फुल नेम, योर जॉब टाइटल, नेम ऑफ द पोजीशन यू आर अप्लाइंग फॉर, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, रिज्यूमे समरी, ऑब्जेक्टिव, वर्क एक्सपीरियंस, एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशंस, रेलिवेंट स्किल्स जैसे ये हो सकती हैं, रेलिवेंट सर्टिफिकेशंस, पर्सनल डिटेल्स जिसमें आपका ये सब कुछ हो सकता है। व्हाट इज़ CV? व्हाट इज़ CV? CV जो टर्म है वो एक एब्रीविएशन है, और एब्रीविएशन किसका है? करिकुलम वटाई। करिकुलम विटाई को कहते हैं CV, विच इज़ लिटरली ट्रांसलेटेड टू द कोर्स ऑफ योर लाइफ। तो CV का मतलब है, CV जो है वो लैटिन वर्ड से निकला है करिकुलम विटाई, और जिसका मतलब है कोर्स ऑफ योर लाइफ। पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल ड्राफ्टिंग ए CV। CV एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन होता है, एक विशाल डिस्क्रिप्शन होता है ऑफ एवरीथिंग वी हैव डन। मैं आपको थोड़ा सा रोक कर बताना चाहूँगी कि CV जो है वो आप मतलब एकेडमिक पर्पस के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो CV देते हैं, जैसे डायरेक्टरशिप के लिए, टीचर प्रोफेसरशिप के लिए, और कारपोरेट में आपका रिज्यूमे चलता है। ऑल द अचीवमेंट्स, पार्टिसिपेशंस, पब्लिकेशंस दैट बियर योर नेम, ये सब आता है। CV बहुत ही इन डेप्थ डॉक्यूमेंट है, बहुत ही गहराई से लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है जो आपकी कैरियर जर्नी को स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब करता है। ये आप ज़रूर याद रखिएगा। डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस CV जो है आपका 2 to 8 पेजेस का हो सकता है। व्हाट टू इंक्लूड इन CV? फुल नेम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, प्रोफेशनल टाइटल यानी कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर, डिप्टी मैनेजर जो भी हैं आप, समरी और ऑब्जेक्टिव, रिसर्च इंटरेस्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन, पब्लिकेशंस एकेडमिक में भी और बुक्स में भी, टीचिंग और लेक्चरिंग एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप अटेंडेड, कोर्सेज जैसे NPTEL, कोर्सेरा, निपम, सिपम एटसेट्रा से जो भी आपने कोर्स करे हैं। स्किल्स आएंगी, कल्चरल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन आएगा, सर्टिफिकेशन जो भी आपके पास है, ग्रांट्स ऑफ फेलोशिप अर्न ये भी आएगा। अब आता है डिफरेंस बिटवीन, ये 2023 में शॉर्ट में आ सकता है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। रिज्यूमे जो है जनरली 1 to 2 पेज का होता है, CV जनरली 2 to 8 पेजेस का होता है। रिज्यूमे ड्राफ्ट करा जाता है टू अप्लाई फॉर ए रेगुलर जॉब, और CV जो है वो मेनली एकेडमिकल पर्पस से अप्लाई करा जाता है, या फॉर रिसर्च प्रोग्राम करा जाता है, फॉर PhD और ज्वाइनिंग द स्टाफ ऑफ सम यूनिवर्सिटी। अगर इफ़ यू आर ज्वाइनिंग एज ए स्टाफ ऑफ सम यूनिवर्सिटी तो आप CV देंगे, ना कि रिज्यूमे। रिज्यूमे इज़ टेलर्ड टू द स्पेसिफिक जॉब यू आर अप्लाइंग टू। रिज्यूमे उस स्पेसिफिक जॉब के लिए दिया जाता है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। CV जो है कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू है ऑफ द कोर्स ऑफ योर एंटायर लाइफ, आपकी लाइफ का पूरा लेखा जोखा है। अब इसमें देखिए होता क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। एक तो मैंने ये बताया कि CV जो है वो आपका एकेडमिक पर्पसेस के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तब होता है, और रिज्यूमे आपका जो है वो कारपोरेट के लिए होता है, नॉन एकेडमिक के लिए होता है। जनरली होता क्या है कि रिज्यूमे में आप लिख देंगे खाली, अगर आप मान लीजिए लिखने जा रहे हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन में, तो आप लिख देंगे कि आपने ये सर्टिफिकेट अर्न करे डिबेट कॉम्पिटिशन में। लेकिन जब यही बात आप CV में लिखने जाएंगे तो आप जो है, अगर आपने 8
सर्टिफिकेट अर्न करे हैं तो आप 8 का अलग अलग परिचय देंगे कि ये सर्टिफिकेट आपने इस टॉपिक पर बोलते हुए प्राप्त करा, ये सर्टिफिकेट आपने इस डिबेट में हुआ। तो इस तरह से, इसी तरह से जब आपको पेपर प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं तो आप रिज्यूमे में केवल प्रेजेंटेड पेपर ऑन द टॉपिक ऑफ दिस इन इंटरनेशनल सेमिनार इतना लिख देंगे। लेकिन आप जब CV में लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, प्रेजेंटेड पेपर ऑन द टॉपिक ऑफ रोल ऑफ वीमेन इन सोसाइटी इन नेशनल लेवल सेमिनार हेल्ड इन AKG कॉलेज गाजियाबाद ऑन डेटेड इतने, और ये सब कुछ आप लिखेंगे। तो एक एक को खोल कर लिखते हैं इसमें। रिज्यूमे में क्या आता है, रिज्यूमे की ड्राफ्टिंग बता देती हूँ। यहाँ पर फ़ोटो के लिए कॉलम बना देंगे। विदुषी सामंत 2 लाइनों में अपना एड्रेस लिख देंगे, फिर अपनी मेल ID लिख देंगे, और फिर यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा, जैसे कि ये हो गया। ठीक है। ऑब्जेक्टिव, टू प्रूव माई सेल्फ एज एन एसेट, एसेट का मतलब पूंजी, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई एम एसोसिएटेड विद ड्यू टू माई हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड पोटेंशियल। बहुत अच्छे अच्छे नेट पर भी रखे हैं, वहाँ से भी आप निकाल सकते हो। एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए ये टेबल बहुत मैटर करती है। स्टैंडर्ड आ जाएगा, देन फिर ईयर आ जाएगा, फिर बोर्ड या यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट ऑफर्ड और मार्क्स स्कोर्ड। ट्रेनिंग में हैड 1 मंथ ट्रेनिंग इन SCL नोएडा। ट्रेनिंग की बात करूँ तो 15 डेज से 3 मंथ्स तक की, 15 डेज से 3 मंथ्स तक की ट्रेनिंग आप दिखा सकते हैं, 2 सेगमेंट्स में दिखा सकते हैं। हैड 15 डेज समर ट्रेनिंग, फिर एक्सपीरियंस अप्लाइंग एज ए फ्रेशर। की स्किल में आपकी जो भी आपकी कोर ब्रांच से रिलेटेड स्किल्स हैं वो आप दिखा देंगे। स्ट्रेंथ में देखिए मैंने लिखने की कोशिश करी है, आप कुछ और अच्छे कमेंट्स कर दीजिएगा। आई कैन टर्न एवरी पेबल, पेबल का मतलब पत्थर होता है। आई कैन टर्न एवरी पेबल थ्रोन टू मी इनटू माइलस्टोन, मेरे अंदर मैं बदल सकता हूँ जो भी कंकड़, जो भी पत्थर मेरी तरफ उछाले गए हैं उनको माइलस्टोन में बदलने की क्षमता रखता हूँ। आई एम डेडिकेटेड टूवर्ड्स वर्क एंड वर्क फॉर मी इज़ लाइक ए फीलिंग ऑफ रोमांस टू रिजुविनेट माई सोल। कई लोग कहते हैं कि वर्क वर्शिप है, लेकिन वर्शिप से भी ज़्यादा जो है, वर्शिप तो होती ही है इम्पॉर्टेंट, लेकिन जब हमें रोमांस हो जाता है किसी से तो हमें हर समय ताज़ा ताज़ा लगता है, ताजगी लगती है, फ्रेशनेस लगती है। तो वर्क, ये मेरा अपना आइडिया है, आई होप यू वुड लाइक, कि वर्क मेरे लिए वर्शिप नहीं है बल्कि वर्क मेरे लिए रोमांस है। और जिस तरह से रोमांस हमें हर समय चीयरफुल रखता है, खुश रखता है, आनंदित रखता है, उन्मादित रखता है, रिजुविनेट रखता है, ऐसे ही वर्क मेरे लिए रोमांस है। ऑनेस्ट हूँ, लॉयल हूँ, वफादार हूँ। वीकनेस क्या है, आई एम इमोशनल टू द एक्सट्रीम एंड लैक इमोशनल इंटेलिजेंस, मेरे अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस की थोड़ी सी कमी है। आई एम होम सिक एंड कांट स्टे अवे फ्रॉम फैमिली फॉर लॉन्ग। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ब्लड ग्रुप, DOB, नेशनलिटी, लैंग्वेजेस नोन, रिलीजन सॉरी, हॉबीज़ एट्सेट्रा। फिर इसके साथ फिर आएगा यहाँ पर, देखिए इसमें छूट गया है, डिक्लेरेशन आता है। आई हियर बाई डिक्लेयर, क्या आता है वो आप लिखिएगा, मुझे बताइएगा। फिर यहाँ पर डेट आती है, फिर यहाँ पर साइन आते हैं, नहीं डेट सॉरी, फिर प्लेस आता है यहाँ पर, और यहाँ पर साइन आते हैं। साइन आप ऐसे करेंगे और नीचे लिख देंगे शिवानी अग्रवाल। कवरिंग लेटर हमेशा आना चाहिए, तो ये देखिए कवरिंग लेटर का प्रारूप हमने दिया है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब आता है सिनॉप्सिस, 2 मार्क्स में आ सकता है। सिनॉप्सिस जो है शॉर्ट सिस्टमेटिक आउटलाइन है प्रपोज्ड थीसिस की, दैट इज़ मेड इन प्रिपरेशन फॉर द फर्स्ट मीटिंग विद द सुपरवाइज़र। सिनॉप्सिस किसी भी प्रपोज्ड थीसिस की एक आउटलाइन है, शॉर्ट समरी है, सिस्टमेटिक आउटलाइन है, जो फर्स्ट मीटिंग में सुपरवाइज़र के साथ फर्स्ट मीटिंग करते समय प्रिपेयर की जाती है। उसको दिखाने के लिए इट सर्व्स टू एंश्योर दैट द सुपरवाइज़र गेट्स ए क्लियर पिक्चर ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। प्रपोज्ड प्रोजेक्ट की एक क्लियर पिक्चर उसके पास होती है, एंड इट अलाउज हिम or her to spot whether there are gaps or things that have not been included. फॉर्मेटिंग में क्या है, टाइटल होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। प्रॉब्लम एनालिसिस, लिटरेचर रिव्यू, ऑब्जेक्टिव्स यानी पर्पसेस, हाइपोथेसिस, लिमिटेशंस, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स, डिस्कशन, कंक्लूजन, रेफरेंसेस और अपेंडाइसिस यानी अपेंडिक्स। टाइटल जो है ब्रीफ होना चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, डायरेक्टली रिलेट करना चाहिए टू द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रपोज्ड रिसर्च। एब्स्ट्रैक्ट ओवरऑल रिव्यू है आपकी रिसर्च, आपकी थीसिस का। एब्स्ट्रैक्ट ब्रीफली क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट क्या करता है, ब्रीफली स्टेट्स द प्रॉब्लम, द मेन ऑब्जेक्टिव्स, द थ्योरीज, कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को डिस्कस करता है। एब्स्ट्रैक्ट शुड गिव द रीडर ए क्लियर आइडिया अबाउट द रिसर्च। एब्स्ट्रैक्ट मोर देन इतने वर्ड्स का 150 to 500 वर्ड्स का होना चाहिए। इंट्रोडक्शन। हियर द राइटर इंट्रोड्यूसेस द मेन प्रॉब्लम, यहाँ पर मेन प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस कराता है। प्रॉब्लम एनालिसिस लिटरेचर रिव्यू में इट इन दिस सेक्शन डिटेल्स रिगार्डिंग द रिसर्च वर्क रिसर्च प्रॉब्लम इज प्रेजेंटेड। इट इंक्लूड्स डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम, हाउ इट इज़ मैनिफेस्टेड, हु इट अफेक्ट्स, किसको ये अफेक्ट करेगी, किस किसके ऊपर इन्वॉल्व होती है, कौन कौन इन्वॉल्व होता है, व्हाट रोल्स एंड इंटरेस्ट द इन्वॉल्व एक्टर्स हैव, क्या क्या रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इंटरेस्ट हैं, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इत्यादि आता है इसमें। ऑब्जेक्टिव्स में objective should focus on the concept and the problem mentioned in the problem analysis. Hypothesis क्या होता है? Predictions of the outcomes from the study, जो स्टडी से रिजल्ट आने वाले हैं, नतीजे आने वाले हैं, उनके बारे में भविष्यवाणियाँ। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। लिमिटेशन एक अच्छा ओवरव्यू करने के लिए देखिए कुछ ना कुछ लिमिटेशन रह जाती हैं, तो मेथोडोलॉजिकल लिमिटेशन है या कॉन्सेप्चुअल लिमिटेशन है, वो भी हाईलाइट होनी चाहिए। मेथोडोलॉजी, आप क्या ओवरऑल मेथड यूज़ करने जा रहे हैं वो लिखना है। रिजल्ट, इसके एनालाइज्ड डेटा, टेबल्स और चार्ट के रिजल्ट, डिस्कशन और कंक्लूजन होता है। रेफरेंसेस होते हैं, अपेंडाइसिस होते हैं, ये आपको पहले ही पढ़ा दिया गया है। अब आता है थीसिस। थीसिस जो है वो एक लेंथी और डिटेल्ड एनालिसिस होता है एक पर्टिकुलर टॉपिक का फॉर द पर्पस ऑफ सम रिसर्च। इट एम्स टू इन्वेस्टिगेट न्यू डायमेंशंस ऑन ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इसमें एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए नए नए डायमेंशन खोजे जाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ थीसिस राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बी सेक्शन में आ सकता है। इट हेल्प्स टू फॉर्म आर्ग्यूमेंटेटिव एनालिसिस एंड डिस्कशन ऑन ए प्रॉब्लम। It is useful to cultivate the ability of the research proficiency and chosen subject. It improves writing skills, सबसे ज़्यादा important है। It improves logical thinking, analytical power, critical thinking, creativity और innovation. Features of good thesis. टाइटल ऑफ द रिपोर्ट थीसिस शुड बी क्लियर एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। जो भी हम टाइटल लगा रहे हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। इट शुड रिफ्लेक्ट द मेन आइडिया ऑफ द वर्क। इट शुड बी शॉर्ट, क्रिस्प एंड शुड बी अंडरस्टैंडेबल टू एन एवरेज काइंड ऑफ रीडर। द नेक्स्ट पार्ट इज एब्स्ट्रैक्ट। अगला पार्ट हमारा एब्स्ट्रैक्ट है, जो शॉर्ट होना चाहिए, फ्री फ्रॉम नेसेसरी डिटेलिंग होना चाहिए, अननेसेसरी और अनवांटेड डिटेल्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये डाइवर्ट कर देंगी अटेंशन और रीडर्स को भी, राइटर्स को भी, दोनों को ही कंफ्यूज कर देंगी। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द रीडर्स एंड देयर क्यूरियोसिटी एंड टू इवोक देयर क्यूरियोसिटी, उनकी जिज्ञासा को बढ़ाना। इवोक क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा बढ़ाना। इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो मेन आइडिया को, वर्क के मेन आइडिया को डिस्क्राइब करता है। और तो टाइम इज टेक गुड केयर ऑफ़ द रेफरेंसेस, बी अवेयर ऑफ द प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेगरिज्म का मतलब है कहीं से कॉपी पेस्ट तो नहीं करा है, और कॉपी पेस्टिंग नहीं होनी चाहिए, अपने ओरिजिनल आइडियाज़ रखने चाहिए। राइटिंग स्टाइल पर ध्यान देना है, ग्रामर पर ध्यान देना है। तो ये हमारा जो है इस तरह से ये यूनिट था। मैं फिर से एक बार बता दूं, इसमें बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस के फीचर्स जो है वो 10 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक जो है वो क्वेश्चन रिपोर्ट राइटिंग के बारे में आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। बाकी प्रपोजल का क्वेश्चन आ सकता है, थीसिस वाला भी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, काइंडली हिट ए लाइक टू द वीडियो, काइंडली सेंड योर सजेशंस इन द सजेशन बॉक्स। CV और रिज्यूमे के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। CV जो है वो एकेडमिक पर्पस के लिए सबमिट होता है, और रिज्यूमे जो है वो हमारा नॉन एकेडमिक पर्पसेस के लिए, यानी कारपोरेट में भेजने के लिए होता है। रिज्यूमे में हम सारे पॉइंट्स, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल पेपर अगर हमने 7 पेपर दिए हैं तो प्रेजेंटेड 7 पेपर्स इन डिफरेंट सेमिनार्स लगा देते हैं या कॉन्फ्रेंसेस लगा लेते हैं। जबकि अगर CV में हमें देना है तो हम एक एक पेपर को खोलेंगे अलग से। इसी तरह से रिज्यूमे में आपने जो भी करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन करा है वो आप एक साथ लिख देते हैं कि contributed and took part in several co-curricular activities like singing, dancing। लेकिन जब यही बात आपको CV में लिखनी होती है तो आप एक एक पॉइंट करके हर एक को खोलते हैं। तो आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस टाइम। बाय।